स्वागत है आपका गांव वाला ट्रेडर चैनल में। हमारे राजेंद्र जी का चैनल जो है धीरे धीरे ग्रोइंग फेज में चला गया है। और एक चीज़ सबसे पहले तो अपन रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीक हमने आपको स्टॉक सजेस्ट किया था, ठीक है। पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। पिछले हफ्ते मैंने जो सजेस्ट किया था स्टॉक जिसका नाम था IRFC, और पिछले हफ्ते की क्लास यानी सैटरडे को उसका प्राइस था 6 जनवरी को 101 रुपये, ठीक है। एक हफ्ता ही हुआ है ऑलमोस्ट, और एक हफ्ते में उस स्टॉक ने 10% का रिटर्न दे दिया है, यानी कि वो स्टॉक 113 रुपये 55 पैसे का हो गया है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा 10% का रिटर्न उस स्टॉक ने आपको एक ही वीक में, यानी कि 5 दिन में, अगर मंडे को आपने खरीद लिया होता उसको, तो आज आप 10% का गेन पा चुके होते। इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, ये को हमारे सिर्फ एक एनालिसिस था, है ना, और ये कोई स्टॉक एडवाइजरी नहीं है ना। ठीक है, फंडामेंटल हम लोग बता देते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस हमको आता है, तो वो उस हिसाब से हमने ये डिसाइड किया था ये स्टॉक। और मतलब अच्छा काम कर रहा है ये स्टॉक अपनी जगह पे, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। वैसा ही कुछ एक मतलब स्टॉक है जो मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है ना। तो शुरू करते हैं। और ये किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है ना। हमको फंडामेंटल अच्छे लगे, हम वो स्टॉक आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके पूरे फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद में चार्ट एनालिसिस की जब बात आएगी उस स्टॉक की, कि वो किस रेंज पे जाके ब्रेकआउट दे सकता है, या वो चार्ट रिलेटेड सारी चीज़ें राजेंद्र जी बताएंगे आपको, है ना। बाकी स्टॉक का एनालिसिस मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, मल्टीबैगर नंबर 2 IRFC ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को हम, है ना। वो कोई एडवाइजरी नहीं है या किसी भी तरीके का हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, बट एनालिसिस के हिसाब से वो स्टॉक अभी 10% प्लस में है। नेक्स्ट वीक अपन फिर चेक करेंगे उसको, और ये स्टॉक आपका दूसरे नंबर का स्टॉक है जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप दिख रहा होगा 7,337 करोड़ रुपए, है ना। मतलब ये स्टॉक जो है अभी स्मॉल कैप के लिस्ट में है, या इसको अपन माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं, है ना। ये कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है अभी, ये मतलब एक मिड लेवल की या स्मॉल कैप लेवल की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप है अभी 7,337 करोड़ रुपए, है ना। आगे चलते हैं। प्राइस चल रहा है इस स्टॉक का अभी 26 रुपये 6 पैसे, है ना। अब आपने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे मार्केट कैप आपको अगर 7,337 करोड़ रुपए दिख रहा है, और उसका करंट प्राइस चल रहा है 26 रुपये, है ना। सो बेसिकली छोटी कंपनी है ना। बट एक कहावत होती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। तो ये जो बुक है, इसके प्राइस से या इसके मार्केट कैप से इसको जज मत करना, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आगे और बताऊंगा, ठीक है ना। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इसका प्राइस जरूर 26 रुपये दिख रहा है आपको, इसका जो है प्राइस आपको 26 रुपये जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 52.8% है ना। IRFC से भी इसको कंपेयर कर लीजिएगा आप, ये ज़्यादा ही मिलेगा आपको, IRFC से ज़्यादा मिलेगा ये, या किसी भी दूसरे स्टॉक से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। ROE है इसका 4.9% और 5.53, बुक वैल्यू है इसकी 12 रुपये, है ना। डिविडेंड भी देती है ये कंपनी, भले ही 0.19% देती है, लेकिन देती है ना। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है। ये क्यों है, क्या है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। आगे मतलब गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे। हर चीज़ आपको यूट्यूब पे पूरी अवेलेबल नहीं कराई जाएगी, क्योंकि नए व्यूवर जब जुड़ेंगे तो उनको सिर्फ बेसिक्स बताना होते हैं। आप लोग तो हमारे घर के लोग हो सारे, जो भी
गूगल मीट पे जुड़ते हैं, नीचे जो नंबर चल रहा है इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो, गूगल मीट पे जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको कुछ अलग तरीके की चीज़ें इस स्टॉक के बारे में बताई जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे जो बताया जाएगा वो वही बता पाएंगे जो हम बता सकते हैं, जो हमारी भी कैपेबिलिटी के साथ होगा, और जहाँ पे हम लोगों को कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना आ जाए किसी लेवल पे चैनल को। तो उतनी ही चीज़ डिस्कस की जा सकती है यहाँ पे जो हम सब लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देख के समझ में आ रही होगी कि भैया फेस वैल्यू 1 रुपये है, जो जो फंडामेंटली आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद नेगेटिव है कंपनी की, बट अपन आगे अभी डिस्कस करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं कंपेयर करके बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए, है ना। मेरा जो एनालिसिस रहता है हो सकता है आप लोगों को ठीक ना भी लगे, और वैसे भी ये कोई रिकमेंडेशन सजेशन कुछ नहीं है, मेरे को जो चीज़ दिखती है सामने वो मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए, कंपैरिजन जैसे पिछली बार किया था अपन ने वैसा ही कंपैरिजन है। अब इस कंपैरिजन में एक चीज़ समझिए, 3 कंपनियां मैं लेता हूँ जनरली, मतलब एक तो वो जो मेरा मल्टीवेगर में छांटता हूँ, उसके अलावा 2 कंपनियां और लेता हूँ, है ना। तो भैया पहली कंपनी तो हो गई पेटीएम, है ना। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो पेटीएम है ये दूसरी कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट, है ना, और तीसरी कंपनी है अपनी वाली या हमारी वाली जो हम लोगों ने मिलके छांटी है। अब यहाँ पे पेटीएम का मार्केट का आप कैप आप देखिए 43,958 करोड़ रुपए, ठीक है। नो डाउट इसका मार्केट कैप बची हुई दोनों कंपनियों से बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, आगे जब इसकी चीज़ें मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो आपको पेटीएम भी पीछे लगने लगेगा। मार्केट कैप ठीक है, वो करोड़ लिख देने से चीज़ नहीं हो जाती है बहुत बार, है ना। तो अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो कहने का मतलब ये है कि एक का मार्केट कैप यानी पेटीएम का मार्केट कैप 43,958, दूसरी कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट जिसका मार्केट कैप 1445, वो तीसरी कंपनी अपनी वाली जिसका मार्केट कैप 7,337 करोड़, है ना। आगे चलते हैं, ये मैंने तीनों कंपनियां जो ली, है ना। अब मैं आपको बता दूं इनके करंट मार्केट प्राइस तीनों कंपनियों के, है ना। स्लाइड में दिख नहीं पा रहे हैं वो, है ना। इन तीनों के करंट मार्केट प्राइस अपन देख लेते हैं कि भैया पेटीएम जो है उसका मार्केट कैप है 43,958 करोड़, ठीक है। और इसका करंट मार्केट प्राइस है 690 रुपये। कितना है? 690 रुपये। राजन जी वो ब्रश नहीं आ रहा है इसमें, है ना। और दूसरी कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट। तो पेटीएम का शेयर प्राइस हुआ 43,958, दूसरी कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट, है ना। इसका मार्केट प्राइस है 118 रुपये, है ना। 118 रुपये 75 पैसे। तो एजीएस ट्रांजैक्ट, ये कंपनी देखिए एजीएस ट्रांजैक्ट 118 रुपये, है ना। करंट मार्केट प्राइस 0.75, है ना। पेटीएम 690, ठीक है। अब ये आगे और समझ में आएगा, ये रिवील इतना इजी नहीं करूंगा मैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। रिवील सबसे आखिरी में ही होती है चीज़ें, तभी इंसान बना रहता है, उसको इंटरेस्ट बना रहता है ना। तो एजीएस ट्रांजैक्ट मार्केट कैप 1545 करोड़, पेटीएम मार्केट कैप 43,958। पेटीएम जो है 690 के प्राइस पे है, एजीएस ट्रांजैक्ट 118 के भाव पे। समझने वाली बात यह है कि अपनी जो कंपनी है उसका मार्केट प्राइस है 7,337 करोड़ रुपए, यानी कि एजीएस ट्रांजैक्ट से कम है, सॉरी ज़्यादा है मार्केट कैप, लेकिन इसका प्राइस है 26 रुपये। तीनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, इसका मार्केट कैप फिर भी इससे सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा है, लेकिन इसका रेट भी तो 690 है 3 डिजिट में। ये कंपनी देखिए आप, ये वाली कंपनी 1445 करोड़ जिसके आगे लिखा है, उसका प्राइस देखिए 118 रुपये। और अपनी कंपनी जो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में या इसके अगले क्वार्टर में जब इसके रिजल्ट डिसाइड होंगे तो ये
एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 17,337 करोड़ की हो जाएगी एक क्वार्टर के बाद ही, मे भी पॉसिबल, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है कंपनी, है ना। वो आगे की स्लाइड्स में पता चलेगा आपको कि अपनी जो कंपनी है ये प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है किसी ना किसी लेवल पे, है ना। तो अगर तीनों का कंपेयर करें तो अभी अपनी वाली जो कंपनी है वो सबसे सस्ती है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। जब ये कंपनी 2021 में इसका प्रॉफिट था 84 करोड़ रुपए, 2022 में इसका प्रॉफिट था 136 करोड़ रुपए, और 2023 में 140 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स एंड सारी चीज़ें दिख रही होगी आपको, इसको अपन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये वही चीज़ है। इसी का निचोड़ में यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कि भैया 2021 में 84 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 में 136 का प्रॉफिट है, 136 करोड़ का, और 2023 में 140 का करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट में ये कंपनी गेन कर रही है धीरे 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 धीरे, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी देखने वाली ये है कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं 6% और 0.08%। ठीक है, इसमें 61.61% पब्लिक की होल्डिंग है और प्रोमोटर की होल्डिंग है 28.13%। ठीक है, यानी ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग ये बोलेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग तो कम है इसमें। आपके एनालिसिस के हिसाब से तो मिनिमम 50% होल्डिंग प्रोमोटर की होना चाहिए, है ना। ये आपको पता ही होगा, मेरे हर एनालिसिस में मैं ये बोलता ही हूँ, जो भी मैंने एनालिसिस अभी तक बताए हैं आप लोगों को गूगल मीट पे, या जब भी आप लोगों का कॉल आता है, डिस्कशन होता है तो, है ना। तो 28% होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, 61% पब्लिक की होल्डिंग्स है ना। और FII DII तो ज़्यादा है नहीं इसमें से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो बड़े बड़े हैं थोड़े से। अक्टूबर में 6.07 से बढ़ के ये 7.35 हुआ था, वो PPT की कुछ मिस्टेक है, ये 7.35% है FII की होल्डिंग, है ना। चलिए ठीक है, ये भी अभी डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी स्टॉक की हर चीज़ पॉजिटिव आ जाए, है ना। क्योंकि आप इसका करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं 26 रुपये है, तो उस हिसाब से प्रोमोटर की अगर होल्डिंग कम है तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है ना। हर चीज़ पॉजिटिव हो किसी स्टॉक की वो ज़रूरी नहीं है ना। और समय के साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर है ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप जब कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको उसको हर क्वार्टर में ट्रैक करना होता है। सपोज कल को ये पब्लिक की जो होल्डिंग है ये 61% से घट के मान लो 50% रह गई, और ये जो पब्लिक 61% में से अगर 11% उठ के अगर प्रोमोटर बन गया, तो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, है ना, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो अभी आगे डिसाइड करेंगे अपन। ये अभी सिर्फ अपन फंडामेंटल पढ़ रहे हैं अभी इसका, ठीक है ना। ये सिर्फ फंडामेंटल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आगे आप देखेंगे ये स्टॉक का पोटेंशियल आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बोलोगे मेरे को ये चीज़, है ना। अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है प्रोमोटर की होल्डिंग सर 28% है ना, तो ये स्टॉक थोड़ा सा हम राडार पे नहीं रखेंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, है ना। बिल्कुल मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं एक 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। जिसको लगता है कि अगर इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 28.13% है, सो एज पर किसी भी कोई भी एनालिस्ट होगा तो वो शायद ये बोलेगा कि यार ये स्टॉक जो है हम राडार पे क्यों रखें, इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, तो वो मेरे को बता सकता है। फिर आगे अपन और अब जब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगी चीज़ें। कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, चलिए अभी तक तो किसी का कमेंट आया नहीं है इसको लेकर, है ना। फिर भी देखते हैं कोई तो। आपका मोबाइल दे दो। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं।
अब अपन आ गए हैं मेन पॉइंट पे इस कंपनी की, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए 26 रुपये का स्टॉक है, प्रोमोटर की होल्डिंग 26% है, लेकिन प्रॉफिट जो हो रहा है यहाँ पे अब ये जो है ये यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा, है ना। अब इस कंपनी के क्लाइंट्स देखिए आप, है ना। जो पेटीएम की अपन बात कर रहे थे, जिससे इसको कंपेयर कर रहे थे, वो इसका क्लाइंट है। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मैंने बनाया है ग्रीन। ये पर्टिकुलर कंपनी का क्लाइंट है पेटीएम। जो कंपनी इसके कंपटीशन में खड़ी है उसने इसको अपना क्लाइंट बना के रखा है ना। बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे आपको। ये देखिए रिलायंस लिखा हुआ है यहाँ पे, बजाज, यूनिलीवर, है ना, कोटक, जियो, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी, अमूल, एचपी, मेक माई ट्रिप, ओला मनी, फर्स्ट क्राई, और पता नहीं कौन 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 कौन। ये इंडियन क्लाइंट्स हैं, ये सारे इंडियन क्लाइंट्स हैं। और ये सिर्फ सिंगल शीट है, ये भी बता दूं आप लोगों को। ये दोनों तीनों शीटें नहीं डाली है मैंने अभी, ये सिंगल शीट डाली हुई है ना। ताज होटल एंड रिसोर्ट्स, आईटीसी होटल्स, मिंत्रा, डिजिट, पोद्दार एजुकेशन, फर्स्ट क्राई, इंडिगो, है ना। इन ये यूनिलीवर का स्टॉक प्राइस सर्च करना, रिलायंस का स्टॉक प्राइस सर्च करना, कोटक का स्टॉक प्राइस सर्च करना, इंडिगो, फर्स्ट क्राई, इनके स्टॉक प्राइस सर्च करना। पेटीएम, अभी पेटीएम का तो पता चल ही गया है आपको। जब इतने बड़े बड़े स्टॉक्स वाले लोग जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसने एक छोटी सी 26 रुपए की कंपनी को अपना क्लाइंट बना के रखा है, तो आप इसी से समझ जाओ कि कंपनी क्या करने वाली है। ये चलो इंडियन क्लाइंट्स हो गए। अभी अपन थोड़ा सा ग्लोबल देखते हैं। एमआर एट द टॉप, है ना, एसटीसी, है ना, 800 टिकट्स, रॉयल गैस, एक्सियम टेलीकॉम, रेडिसन ब्लू, आई थिंक रेडिसन ब्लू सबको पता होगा, याहू सबको पता होगा, है ना। तो ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके, जिनके लिए ये कंपनी काम करती है। क्या काम करती है मैंने अभी वो भी डिस्क्लोज नहीं किया है। वो इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि वो चीज़ जब आपको पता चलेगी और आपको वो चीज़ 26 रुपये में दिखेगी तो आप थोड़ा सा हैरान रह जाओगे। और ये देखने के बाद में आपको कुछ तो हिंट मिला ही होगा, कुछ तो हिंट मिला होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं ये चीज़, कि आप लोगों को हिंट अगर मिली है कौन सा स्टॉक हो सकता है ये, तो आप बताएं, है ना। अब अपन आ जाते हैं कि कंपनी करती क्या है। व्हाट दिस मल्टीवेगर फ्यूचर मल्टीवेगर कंपनी डू। ये करती है पेमेंट का एक्वायरिंग, पेमेंट का इश्योरेंस, नियो बैंकिंग, इंटरप्राइज मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म और बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पे आके थोड़ी चीज़ें रिवील हुई है, पूरी तो नहीं, थोड़ी चीज़ें ही रिवील, थोड़ी भी मतलब क्या है, 10% ही रिवील हुई है। अब इसमें पेमेंट एक्वायरिंग का मतलब क्या। आवर पेमेंट एक्वायरिंग बिजनेस इंक्लूड्स अ फ्रंट एंड पेमेंट गेटवे। कभी कार खरीदते हो तो क्या होता है उसमें, आपको गेट पास मिलता है। कार खरीदना कभी, या गाड़ी खरीदना, कोई भी ऐसी चीज़ खरीदना जो एक्सपेंसिव हो, 50,000 1 लाख रुपए की खरीदना, तो बीच में क्या बोलते हैं, गार्ड क्या बोलता है, गेटवे पे गेट पास दो, नहीं तो बाहर नहीं जाएगी गाड़ी। फिर आप एक गेट पास देते हो उसको, वो गेट पास पूरा चेक करता है आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, कि भैया पीछे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, बिल में इतने पैसे लिखे हैं, इन्होंने पे करे कि नहीं करे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो गाड़ी निकल रही है घर के बाहर है वही गाड़ी है या कोई दूसरी है, ये चेक होता है। वैसे ही क्या होता है जब आप कोई पेमेंट करते हैं, कोई भी पेमेंट करिए आप, बीच में एक गेटवे लगता है। वो जो गेटवे लगता है ना, वो ये कंपनी करती है। ये हिंट है आप लोगों के लिए, है ना, हिंट है आप लोगों के लिए। मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना बोलने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई है, किस स्टॉक की बात हो रही थी। जिसको समझ में आ जाए प्लीज़ लिख देना, है ना। बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल संकोच मत करना किसी भी लेवल पे, है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, आखिरी तक नहीं नाम बता पाओगे आप इस स्टॉक का, आखिरी तक जितने लोग देख रहे हैं, है ना। पेमेंट इशुएंस का काम करती है ये, नियो बैंकिंग का काम करती है, इंटरप्राइज मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है इनका,
बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है इनका, है ना। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इसमें समझने वाली बात ये है कि आप जब किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपने आज तक कभी जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि आपने अगर किसी को कोई पेमेंट किया ऑनलाइन डिजिटली, तो आपने जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि बॉस बीच में कोई तो होगा ना जो सिक्योर करता होगा मेरे पेमेंट को। किसी भी लेवल पे कोई चीज़ सिक्योरिटी तो होती है ना। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि गेट पास लगता है, बिना गेट पास के आपको ना आने दिया जाएगा ना जाने दिया जाएगा। तो ये कंपनी, अपन वापस से एक स्लाइड पीछे चलते हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। एक स्लाइड पीछे चलते हैं अपन, है ना। ये जितने भी नाम आपको बताए गए थे यहाँ पे, पेटीएम, यात्रा, है ना, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस जियो, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी, जो भी ये जितने भी नाम दिखाए गए थे, जब आप यहाँ पे पेमेंट करने जाते हो इनकी वेबसाइट्स पे, है ना, इनकी वेबसाइट्स पे या इनका जो भी पेमेंट गेटवे है उसको ये कंपनी मैनेज करती है। अभी भी किसी को हिंट मिली हो तो मेरे को बताएं, मैं बिल्कुल स्वागत है उसका, है ना। आगे चलते हैं। अब इसके आते हैं अपन मेन पॉइंट पे। आपको ये तो पता चल गया है कि भैया पेमेंट गेटवे का काम है इनका, ये जो कंपनी है इसका पेमेंट गेटवे का काम है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो कंपनी है ये बिल पेमेंट थ्रू भारत बिल पे सिस्टम, BBPS, बिल एवेन्यू, है ना, इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है आज के टाइम में, क्योंकि आपको क्विक पेमेंट चाहिए होता है। क्विक पेमेंट, हर चीज़ के लिए क्विक पेमेंट चाहिए कि मेरे को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पेमेंट हो जाए मेरा, मेरे को रुकना ही ना पड़े गलती से भी। बैंक के लाइन में तो लगना बंद ही हो गए हो, आप जाते ही नहीं हो बैंक, जाना ही बंद हो गए हो। और आजकल ये हो गया पेट्रोल पंप पे आप बोलते अरे यार फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए पेमेंट बस, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो बिल एवेन्यू जिसको बोला जाता है ना, बिल एवेन्यू मतलब कोई बिल जब आप पे कर रहे हो, वो बिल पेमेंट भारत बिल पे सिस्टम के साथ मिलके ये कंपनी मैनेज करती है। और इनके वहाँ पे क्लाइंट्स हैं इंडियन ऑयल, HP, गेल गैस, डिश टीवी और ICICI। ये आपको सुनने में शायद नई चीज़ लग रही होगी, इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, बिल पे थ्रू भारत बिल पे सिस्टम, बट हिंदी में आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ना, जो अपना यहाँ भारत पे चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने या अपनी जो भी गवर्नमेंट्स होती है, RBI होती है, उन्होंने जो लॉन्च किया बिल पे सिस्टम, इसको पेमेंट जब आप करते हो, सपोज यहाँ पे देखिए इंडियन ऑयल, HP लिखा हुआ है ना, मतलब इनके पेट्रोल पंप, जितने भी पेट्रोल पंप है भारत में, वहाँ पे जब आप पेमेंट कर रहे हो तो एज एन गेटवे इनको ये कंपनी सिक्योरिटी दे रही है। पेट्रोल पंप गिन नहीं पाओगे, इतने पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में, गिन नहीं पाओगे आप। और उन सारे पेट्रोल पंप्स को ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कंपनी बिल गेटवे दे रही है, बिल एवेन्यू दे रही है ना। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। वो पीछे आप मार्केट कैप देख के, उसका प्राइस देख के, उसके प्रोमोटर्स देख के जज मत करो किसी भी चीज को, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखी हुई है, इसको समझिए थोड़ा सा। बिजनेस परफॉर्मेंस देखिए बिल एवेन्यू का, है ना। ये जो बिल एवेन्यू है इसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 में 6 और 8 था, है ना। वैल्यू और वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, ये जो डार्क ब्लू है ना ये वैल्यू है, लाइट ब्लू है ये वॉल्यूम है। मतलब जब से बिल एवेन्यू लॉन्च हुआ तब से आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में बिल एवेन्यू बढ़ के 25 हो गया, 24 जो रहा वो वैल्यू रहा मिलियन में और बिलियन में। फाइनेंशियल ईयर 22 में थोड़ा सा घटा, है ना, वैल्यू और बढ़ी, है ना। और अभी जो क्वार्टर आने वाला है, इस क्वार्टर में ये बिल एवेन्यू भी बढ़ा हुआ ही दिख रहा है आपको वैल्यू वाइज, और बिलियन में। पहले ये मिलियन में था, आप इस चीज़ को समझिए। ये जो ग्रीन डार्क लाइट ग्रीन है ना, ये INR इन बिलियन है, INR इन बिलियन, और ये जो है वॉल्यूम इन मिलियन। मतलब लोग बिल पेमेंट्स जो करते हैं वो ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। सीधी सी बात ये है, समझने वाली बात ये है ना।
यहाँ पे ये वर्ड सुनने के बाद अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भैया कोई ये कंपनी कौन सी हो सकती है, वो कमेंट करके बताएं मेरे को। मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल बता पाएँ इस कंपनी का नाम, ठीक है, ताकि मैं आपसे मैं ये मतलब जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जितेंद्र जी पे उनको यू लिखा है, उनको जितेंद्र जी। एटलीस्ट पे यू, जितेंद्र जी ने पे यू लिखा है। ओके 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 ओके, ठीक है, आगे रिवील हो जाएगा जितेंद्र जी, है ना। बट ये है एटलीस्ट इंटरेस्ट से आपने सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसकी आप लोगों को बहुत मैं बधाई देता हूँ कि आप एटलीस्ट सुनते हैं हम लोगों को, है ना। तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है उससे इस तरीके के वीडियोस बनाने का। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं अपन। ये कुछ यहाँ पे झंडे वंडे दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे, जैसे वो राजेंद्र जी अपने झंडा डंडा सब बनाते हैं ना, ऐसे झंडे दिख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे, है ना। बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं, मतलब इसमें से आधे झंडे का तो मेरे को भी नहीं पता कौन कौन से देश के झंडे हैं ये। तो भैया ये जो कंपनी है, ये कंपनी इंटरनेशनल एक्सपांशन प्लान्स फॉर अ ग्लोबल फिनटेक प्लेयर लिखा हुआ है इसके आगे, ये पढ़िए आप, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि भैया हम आने वाले टाइम में हमारी कंपनी को, अभी तो हम सिर्फ इंडिया में रिलायंस को, HPCL को, ICICI को, हर बड़ी कंपनी को, चाहे वो फिर होटल बिजनेस की हो, चाहे पेट्रोल बिजनेस की हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस की हो, उनको हम पेमेंट गेटवे दे रहे हैं, बिल एवेन्यू दे रहे हैं, है ना। 2028 2025 तक, सॉरी, हम लोग इंटरनेशनल एक्सपांड कर लेंगे हमारे फिनटेक फिनटेक जो भी हमारी चीज़ें चलने वाली है उसको। मतलब अब ये विदेशी लोगों को भी, यानी कि USA, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ ईस्ट एशिया और भी बहुत सारे अदर जियोग्राफिक्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये अपना ये बिल एवेन्यू का जो सिस्टम है ये फैलाने वाले हैं, क्योंकि हर किसी को क्विक पेमेंट चाहिए होता है। और ये जो कंपनी है ये वही बिल एवेन्यू वाला काम कर रही है, अपने देश के लिए तो कर ही रही है, और कुछ देशों में और है ये, अभी अभी नॉमिनल फेज पे है, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी चीज़ें, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया एंड USA टू बी ऑपरेशनल इन फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑस्ट्रेलिया और USA में भी ऑपरेशनल हो जाएगी ये चीज़ें। अभी फिलहाल UAE ओमान में ऑपरेशनल है, सऊदी में रीस्टार्ट होने वाली है चीज़ें Q4 2024 में, है ना। और हम लोग ये लॉन्च कर देंगे 3 से 5 साल के अंदर, टू बी लॉन्च्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years, है ना। प्लान टू एक्सपांड इनटू मल्टीपल कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर पन्ना है ये वाला, ये मैंने इस जो स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक जो है अपना, उसकी वेबसाइट से निकाला है, इनकी PPT में से निकाला, इन्हीं की PPT में से निकाला है मैंने ये मैंने बनाया नहीं है ना। ये पीछे वाली स्लाइड भी मैंने बनाई नहीं है जो इनके क्लाइंट्स हैं, ये इन्हीं की वेबसाइट से निकाला है। तो ये चीज़ फेक नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी PPT सेबी तक जाती हैं, इनकी वेबसाइट्स पे अपलोड होती है, इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, और जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो सब देखते हैं ये चीज़। मतलब ये कोई भी गलत चीज़ नहीं डाल सकते हैं, ध्यान रखना। IRFC का जो प्रेजेंटेशन था वो मेरा खुद का था, वहाँ पे टाइपिंग जो हुई थी वहाँ पे भी मैंने ऊपर मेंशन तो किया ही था, ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ मैंने मन से बोल दी हो या मन से लिख दी हो, सब सब देख के ही लिया जाता है वो तो आने वाले 2 साल में, मतलब 3 से 5 साल में, सॉरी, ये वर्ल्ड लेवल पे अपना ये जो बिल एवेन्यू का सिस्टम है ये फैलाने वाले हैं, और बहुत बड़े लेवल पे फैलाने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आप ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से सबसे पहले तो, कि अभी पीछे की जो 3 स्लाइड थी वो, और उसके पहले की जो 3 स्लाइड थी वो, उन दोनों में मैं आपसे कंपैरिजन चाहता हूँ। मेरे को ये कंपेयर करके बताओ कि शुरू में जब प्रोमोटर की होल्डिंग आपने देखी थी 26%, तो कितने लोग नेगेटिव हो गए थे, लेकिन जब वो क्लाइंट्स देखे, पेटीएम जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी, उसी ने इसको क्लाइंट बना के रखा है, तो आप लोग पॉजिटिव हो गए। और यहाँ तक आने के बाद आप इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव हुए या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे ये पता है प्रोमोटर की होल्डिंग 26%, और स्टॉक का रेट 26 रुपये देखने के बाद में, है ना, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो घबरा गए होंगे, बोले ये क्या कर दिया योगेश भैया ने, इतनी घटिया कंपनी लेके आ गए 26 रुपये की। लेकिन फिर जैसे जैसे आपने ये देखा कि बॉस ये तो इंटरनेशनल लेवल पे फैलती जा रही है चीज़ें, और बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली हैं, मतलब हर बड़ा क्लाइंट इनके साथ में जुड़ना चाह रहा है और बड़े लेवल पे जुड़ना चाह रहा है, और ये इनके पास क्लाइंट बड़े बड़े हैं, तो शायद कुछ तो पॉजिटिविटी आई होगी। तो मैं
प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे कि कुछ पॉजिटिविटी आई क्या इस कंपनी को लेके आप लोगों को। यस या नो कमेंट में टाइप करना है आप लोगों को। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए ठीक है, अभी अच्छा लगा है। दिनेश कुमावत ट्रेवल विद सौरभ, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ये तो भैया डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर में अभी भी यही बोलूँगा, प्रोमोटर की होल्डिंग पे मत जाइए, स्टॉक के रेट पे मत जाइए, उसकी मार्केट कैप पे मत जाइए। हर कंपनी को मार्केट कैप प्रोमोटर होल्डिंग से जज नहीं करना होता है ना। क्योंकि मुझे ये पता है आईआरएफसी का वीडियो देखने के बाद में आप सिर्फ यही चेक कर रहे होंगे मार्केट कैप कितना है कंपनी का, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है तो ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट एक सागर है ना। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। और हर कंपनी अपने लेवल पे हर स्तर पे अच्छा ही, कोई कंपनी अगर खुली है ना तो वो ग्रो करने के लिए ही खुली होती है ना। उसके फंडामेंटल्स खराब आते हैं, उसके कुछ अलग रीजंस होते हैं, तो उनको हमको कभी मर्ज नहीं करना चाहिए किसी भी लेवल पे। एक 26 रुपये का स्टॉक जिसका कॉम्पिटिटर स्टॉक पेटीएम है, और वही पेटीएम इसको अपना अगर क्लाइंट बना ले तो इस कंपनी का पोटेंशियल वहीं देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतनी आगे तक स्लाइड आई डोंट थिंक मेरे को लेके जाना चाहिए, बट मैं आगे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आगे अभी बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये देखा है कि इनके पास कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, ये किन किन देशों में हैं। अभी आगे और देखिए आप, है ना। ये चलते हैं आगे अपन। यहाँ पे एक न्यूज़ दिख रही होगी आपको छोटी सी, ये न्यूज़ दिख रही है ना आपको। ये न्यूज़ भी मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और ये इनकी वेबसाइट पे वहाँ पे उनके पास मीडिया का एक टैब होता है, उस मीडिया के टैब में से निकाली है। लिंक दी हुई थी, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, मैं गया उस न्यूज़ पे कि ये न्यूज़ है क्या एक्चुअल में। अब ये जो न्यूज़ है ये बोल रही है वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। ठीक है, गुजरात में एक समिट होने वाली है जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024, यानी कि अब अपकमिंग, अब आने वाली है वो चीज़, हुई नहीं है अभी, है ना। तो इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है 2000 करोड़ रुपए का। मतलब गुजरात सरकार ने इनको 2000 करोड़ का एमओयू साइन करके दिया है, और ये क्या करने वाले हैं वो पढ़िए। This investment will fuel the establishment of an artificial intelligence hub aimed at developing avant-garde vision AI technology specifically tailored for retailers। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि अब ये 2000 करोड़ रुपए गुजरात गवर्नमेंट से जो इनको मिले हैं, एमओयू साइन हुआ है, उससे ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब क्रिएट करेंगे गुजरात में। समझ रहे हैं आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के लिए रिटेल इन्वेस्टर को ये एक हब प्रोवाइड करके देंगे। आपने देखा होगा हर जगह पे इंडिया में, आप किसी भी शहर में चले जाओ आपको एक आईटी पार्क मिलता है, वहाँ पे होता ही है। अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ आईटी पार्क मिलेगा आपको, अलग ही बिल्डिंग होती है, सारी आईटी कंपनीज वहीं रहती हैं, वहीं काम करती हैं। वैसे ही ये जो कंपनी है गुजरात के साथ मिलके 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया है, और वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब क्रिएट करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर अभी आप पीछे तो कुछ और बात कर रहे थे, बिल एवेन्यू, सीसी एवेन्यू, पता नहीं क्या 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 पेमेंट करती है, और आप अचानक से नई बात कर रहे हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भैया एक कंपनी एक काम करे जरूरी नहीं है ना, मल्टीपल काम करती है ना। टाटा रिलायंस क्या करते हैं, ब्रांड रिलायंस है, लेकिन उसके नीचे जो है, जब आप उसका जो ब्रांच देखोगे तो इतनी ब्रांच मिलेगी ना आपको। कपड़े में भी वो घुसे हुए हैं, तेल में भी वो घुसे हुए हैं, साबुन में भी वो घुसे हुए हैं, कंज्यूमर में भी वो घुसे हुए हैं, सब जगह घुसे हुए हैं। वैसे ही ये कंपनी भी अपने पैर फैला रही है, और ये बहुत अलग लेवल पे पैर फैला रही है। आप जज नहीं कर पाओगे कि कंपनी क्या 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 करने वाली है आगे जाके। एक चीज तो मैंने आपको अभी सामने ही बता दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब क्रिएट करने वाले हैं गुजरात में। ये पेमेंट गेटवे चल रहा हो तो चल रहा है अपनी जगह, ये घुस गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बहुत बड़े लेवल पे घुस गए। 2000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, और ये सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट की बात आई है।
अगर ये हब बन गया, गवर्नमेंट इम्प्रेस हो गई, तो आप ये मान के चलो पूरे भारत में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब क्रिएट करेंगे, जैसे आईटी पार्क क्रिएट किए हैं इन्फोसिस या टीसीएस ने, वैसे ये एआई हब क्रिएट कर देंगे इन फ्यूचर, आने वाले 2 से 5 साल में। फिर बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो चीज़ें हमको दिखती है वो हम बता रहे हैं। ये कोई भी फेक फोटो नहीं लगी हुई है, आप जाके इनकी वेबसाइट पर सर्च कर लेना जब आपको कंपनी का नाम पता चल जाए। ठीक है, 2000 करोड़ ये हो गए यहाँ पे 2024, यानी 2024 फाइनेंशियल ईयर जनवरी में इनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसमें 2000 करोड़ बढ़ के ही आएंगे। गुजरात आपको पता ही है ना। आगे चलते हैं। ये है इंटरेस्टिंग न्यूज़। एक्विजिशन करना, एक्विजिशन का मतलब होता है किसी कंपनी को खरीद लेना। ये जो कंपनी है इसने 49% स्टेक ले लिए हैं एक अहमदाबाद की पिरामिड फिनटेक कंपनी के। अब ये क्या करेंगे, ये पिरामिड फिनटेक कंपनी जो है इसको इन्होंने एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, उसके 49% स्टेक है इनके पास में। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ है ये, आप ये मत सोचेगा कि 5 दिन पुरानी कटिंग है, 25 दिन पुरानी कटिंग है, नहीं, लेटेस्ट न्यूज़ है ये, है ना। क्या करने वाले हैं, पार्टनरशिप एम्स टू कंबाइन डिजिटल पेमेंट एंड एआई बेस्ड फ्रेमवर्क्स विद पिरामिड फिनटेक कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फॉर इट्स क्लाइंट्स नेशन वाइड एंड ग्लोबली। मतलब एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एंजल वन देख रहे हो, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनने वाला है वो, ये एआई बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो। उस किनके लिए, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जो पीछे क्लाइंट्स दिखाए ना रिलायंस और जितने भी दिखाए आपको पेटीएम, उनके लिए ये कंपनी एआई बेस पिरामिड फिनटेक कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जनरेट करेगी नेशन वाइड और ग्लोबली। कायदे से तो ये चीज़ मेरे को बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखना थी, बट मेरा ये है कि यार हर चीज़ बड़े अक्षरों में लिखना ठीक नहीं होता है, कुछ आप लोग भी रिसर्च करें, है ना, थोड़ी रिसर्च करना बनता है। और मैं अभी भी बता दूं कि अभी भी कोई भी है ना इस स्टॉक का नाम नहीं बता पा रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रही। बाबा ब्राह्मण। कौन बताया भैया? बाबा ब्राह्मण। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, अब आपने नाम बताया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो पूरा फंडामेंटल भी समझ ही लो, है ना। 49% स्टेक ले लिया है। आगे चलते हैं हम अपन। ये वही जो पीछे बताई थी चीज़, ये उसको बड़े उसमें बता रहा हूँ मैं कि भैया एआई फिनटेक एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नोट नेशनली बट ग्लोबली, मतलब इंडियन लेवल पे ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे ये एआई फिनटेक एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाले हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब मेरे हिसाब से मेरा ये प्रश्न था कि भैया ये स्टॉक क्यों मल्टीबैगर पोटेंशियल रखता है, अब ये बताता हूँ मैं आपको, है ना। आप यहाँ पे एक देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रोथ विथ लाइफ, यहाँ पे देख रहे हो जियो का लोगो बना हुआ है, और यहाँ पे ये कौन बने हुए हैं, दाढ़ी वाले बाबा, देख रहे हो हाथ बांध के दाढ़ी वाले बाबा, कोई जरा कमेंट करके बताओ ये दाढ़ी वाले बाबा हैं कौन। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे आप जब एक जियो के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है, रिलायंस जियो ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड नाम दिया है, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी कि जेपीएल, उनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, उन प्लेटफॉर्म्स को अब ये जियो वाले प्लेटफॉर्म्स हो चाहे रिलायंस वाले प्लेटफॉर्म्स हो, उनको एक बड़े लेवल पे ये सर्विसेज देने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट विद रिलायंस ओन्ड जेपीएल एंड इट्स एफिलिएट टू लाइसेंस कस्टमाइज मेंटेन एंड एक्सेस इंटरप्राइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म एंड इंटरप्राइज पेमेंट्स। समझिए इस बात को, आपने आजियो का नाम सुना होगा, आजियो, है ना, जियो मार्ट, है ना, जियो मार्ट, ठीक है।
इसके अलावा भी इनके जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, मतलब जहां से भी आप खरीदी जब करते हो और वहां पे जो पेमेंट आप करोगे, उस पेमेंट को मेंटेन करना, एक्सेस करना, उसका पूरा एक्सेस रिलायंस ने इनको उठा के दे दिया है कि भैया आप ही एक्सेस करो, आप ही मेंटेन करो, हमको कोई मतलब नहीं, पैसा बोलो, बात खत्म, हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा ये पेमेंट का लफड़ा बोले। मतलब आप समझ रहे हो कोई चीज, रिलायंस का मार्केट कैप देखो, उसकी वैल्यू देखो, उसके स्टोर्स देखो, सारी चीजें देखो, आपको ये समझ में आएगा कि अगर वो कंपनी एक इतनी छोटी कंपनी को इतने बड़े लेवल पे पेमेंट गेटवे एक्सेस दे देती है, मतलब आप समझ रहे हो ये चीज क्या ही करने वाली है कंपनी, मतलब आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे एक दाढ़ी वाले बाबा है, मैं रिवील कर देता हूँ, ये अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, है ना। इनका भी एक खुद का मार्केट प्लेस है, कितने लोगों को पता है ये बात, ये बताओ मेरे को। गवर्नमेंट का भी खुद का एक मार्केट प्लेस है। अभी तक अपन को अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजियो पता है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गवर्नमेंट का भी खुद का एक ई मार्केट प्लेस है, यानी कि गवर्नमेंट भी चीज़ें बेचती है ऑनलाइन, और वो जो चीज़ें जो बेचती है उसके लिए इन्होंने जो पेमेंट गेटवे या जो एक्सेस दिए हुए हैं मेंटेन करने के, वो इन्हीं को दिए हुए हैं, इस कंपनी को, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाइज ये कंपनी बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने की ताकत रखती है। फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, राजेंद्र जी का एनालिसिस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आगे चलते हैं। कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज। अब सब मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि कितने लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है, कुछ भी पता है। बाबा ब्राह्मण जी को पता चला, उन्होंने बताया, है ना। बाबा ब्राह्मण जी को पता चला, उन्होंने बताया। मेरे को ये बताइए कितने लोगों को आखिरी तक ये नाम जज नहीं हो पा रहा था। कल्पेश जी बोलने लगता है अकाउंट खाली करवाओगे आप। नहीं नहीं भैया, अकाउंट खाली नहीं करवाएंगे, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए दिलवाएंगे, ये लिखे आप वहां पे, है ना। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये स्टॉक जो है ना, ये नाम पढ़ के ही थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इन्फीबीम एवेन्यूज। मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को, समय ले रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ये जो नाम पढ़ के ऐसा लगेगा ना, एक आम आदमी बोलेगा नाम ही एक अजीब है, कंपनी भी बर्बादी होगी। ये इंडियन मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं। एक स्टॉक है जिसका नाम है हेवेल्स, ठीक है, ये नाम है स्टॉक का, हेवेल्स, ये नाम है स्टॉक का। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब ये कंपनी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और मेरे घर पे कुछ चीज़ें मेरे को लेके आना थी, तो मैं किसी तीसरी कंपनी की लेके आया, और इसकी इसलिए नहीं लेके आया, मैंने बोला नाम ही बर्बाद है इसका। ये पर्सनल में बता रहा हूँ आप लोगों को, और 10 लोगों से पूछ लेना आप, आज भी अगर आप हेवेल्स बोलोगे ना, करके लाता हूँ। ठीक है, हेवेल्स बोलोगे ना, तो वो सबसे पहले तो बोलेंगे कैसा नाम है, नाम ही अजीब है यार। अपन लोग नाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडियन लोगों की ये मेंटालिटी है, हमेशा याद रखना। लेकिन ये स्टॉक जरा सर्च करना कितने रुपए का है आज, और जब लिस्ट हुआ था तब कितने रुपए पे लिस्ट हुआ था। नाम से क्या करना है, क्या करना है नाम से। टाइटन बहुत गंदा नाम था, आज आपको बहुत पसंद है टाइटन। उस टाइम पे लोगों को टाइटन, अरे बोले कैसा बर्बाद नाम रख दिया, विदेशी टाइप का, है ना। कंपनी इंडियन थी, नाम टाइटन था, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए टाइटन बाइटन, सब फालतू बातें। आज देख लो स्टॉक उठा के। तो नाम पे मत जाना, और इस कंपनी के बिल्कुल मार्केट कैप पे मत जाना, अभी प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, मत दिमाग लगाना। पीछे दिखा चुका हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस कंपनी के बारे में, है ना। तो समझने वाली बात ये होती है कि आप जब किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रोमोटर की होल्डिंग 50% हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई कंपनी जिसका रिलायंस से टाई अप है, गवर्नमेंट से टाई अप है, उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी से टाई अप है ना, कोई मार्केट प्लेस है ही नहीं, कोई है ही नहीं मार्केट प्लेस, है ना।
और इसमें भी डिटेल में, ये तो अभी मैंने सिर्फ अपन लाइव कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ इतनी चीज़ें, अभी उधर की तो चीज़ें बाकी है। किधर की? जो गूगल मीट में जब आप लोग ज्वाइन करोगे नंबर से, जो नंबर चल रहा है नीचे, इस नंबर से जब आप ज्वाइन करोगे वहां पे तुमको इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। मतलब ये एनालिसिस यहाँ खत्म नहीं होता है मेरा, है ना, किसी स्टॉक को लेके। देखो IRFC जो स्टॉक था उसमें बताने के जैसा कुछ भी नहीं था, वो तो उसका मार्केट कैप सब कुछ बोल रहा है और उसमें प्रोमोटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग सब कुछ बोल रही थी। ये प्रेजेंटेशन लंबा इसलिए हुआ कि मेरे को वहां पे ये जो 26% प्रोमोटर की होल्डिंग थी इसका जस्टिफिकेशन देना था। उस स्टॉक का रेट कम है, फेस वैल्यू कम है, तो उसका मेरे को जस्टिफिकेशन देना था आपको। ये तो मैं तो बोल देता अच्छा स्टॉक है ले लो, क्यों बोलना है? और लेने का तो सजेशन वैसे भी नहीं देते हैं कि ले ही लेना है, बट आपको एटलीस्ट पता तो चलना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी वाइज ये स्टॉक अभी छोटा है, आने वाले टाइम में क्या करने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। इन्फोसिस जब कंपनी बनी थी किसी ने इमेजिन किया था? TCS बनी थी किसी ने इमेजिन किया था? नहीं करता है विप्रो। ये इंटरनेशनल लेवल पे लिस्टेड कंपनियां हैं बॉस, ये तीनों जिनके नाम मैंने लिए हैं अभी। और ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे लेके जाने वाली है अपने पेमेंट, CC एवेन्यू। अब सर्च करना एक बार सब लोग, CC एवेन्यू। ये एक लोता पेमेंट गेटवे इंडिया का जो आपके पैसे को सिक्योर करता है जब आप पेमेंट करते हो। चलो कभी टेक्निकल सीख लो। कभी कुछ कोई कोई ऐसा नहीं इंसान होगा जो इतना नोट कर पाएगा। कभी करके देखना, IRCTC से पेमेंट करके देखना, रेलवे का पेमेंट करके देखना, बीच में CC एवेन्यू लिखा हुआ दिखेगा आपको। वो यही कंपनी है जो बीच में CC एवेन्यू गेट पास दे रही है आपको कि बॉस ये पेमेंट अपन को सिक्योरली उस तरफ तक जाना है। जो कंपनी पूरे भारत में जितने पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्ट हो रहे हैं उनको सिक्योर कर रही है, वो कंपनी का पोटेंशियल समझ रहे हो आप? अभी तो ये सिर्फ जो बात हुई है ये अपन जो मैंने पढ़ी है प्रेजेंटेशन देखे उसमें करी। अब इसका अपन एक बार चार्ट एनालिसिस करेंगे, वो चार्ट एनालिसिस बताएंगे आपको राजेंद्र जी। ओवर टू यू राजेंद्र जी, आगे की चीज़ें बताओ तो इनको और अच्छे से पता चले कि स्टॉक में चार्ट चार्ट के थ्रू क्या पोटेंशियल है। ओवर टू यू राजेंद्र जी। थैंक यू सब लोगों को। थैंक यू योगेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे पर डे मंडे टू फ्राइडे ऑप्शन का एनालिसिस मिलता है। ऑप्शन के बारे में बताया जाता है, क्या कैसे ट्रेड लेना है, क्या कैसे नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। और सैटरडे को जो हमारी स्पेशल क्लास रहती है स्टॉक के ऊपर रहती है। तो हर हफ्ते सैटरडे को आप एक मल्टी बैगर स्टॉक पाते हो। इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आप लोगों का डिसीजन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन नहीं देते हैं। और आप लोग जैसे अभी फंडामेंटल की चीज़ें योगेश भैया से आपने सीखी जानी, तो कैसा क्या स्टॉक है। फंडामेंटल के अलावा आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है लास्ट में, कि टेक्निकल उसका कैसा है। टेक्निकल इन द सेंस कि कब हमको बाय करना चाहिए, वो चीज़ें होती ना। अब हमने फंडामेंटल तो देख लिया, सीख लिया, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि अभी घुस जाएंगे या अभी ले लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है हमारा क्या, टेक्निकल। टेक्निकल हमें ये बताता है कि हमें कब इसमें एंट्री लेना है, कब नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम कोई भी स्टॉक एनालिसिस करते हैं या ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं उसके मंथली टाइम फ्रेम में। ये आपके सामने मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया है इन्फीबीम का। यहाँ पे आपको कंपनी नेम दिख रहा होगा, ये मंथली टाइम फ्रेम में है। और यहाँ से कंपनी स्टार्ट होके 1 अप्रैल 2016 बता रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके और कंटिन्यू ऊपर गई और फिर एक ही झटके में नीचे आ गई। यहाँ पे उसका कंसोलिडेशन टाइम था। अब यहाँ पे एक विशेष चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये टाइम देखो, टाइम क्या देखो, क्या है ये, मार्च 2020। और मार्च 2020 में क्या आया था, कमेंट करके बताओ जरा, क्या था मार्च 2020 में। सभी को पता होगा, सब ने अच्छे से झेला है उसको, है ना। सब लोग बोलते थे उस टाइम पे कि टीके तक टिके रहो, है ना, बाहर मत निकलो, इधर उधर मत घूमो, पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे ही। और अगर पुलिस के डंडे से बच गए और मान लो गलती से हो गया
क्या हो गया भैया? कोरोना, है ना, कोविड। तो बहुत ही हाहाकार मचा था। अब देखो यहाँ पे सारे स्टॉक उस टाइम पे गिर रहे थे। कब गिर रहे थे? मार्च, अप्रैल, मई, जून तक कंटिन्यू, जुलाई तक पूरा मार्केट धड़ाम 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 गिरा था, ठीक है। और आप देखो कि मार्केट गिर रहा था लेकिन ये ऊपर जा रहा था। ये हमारा अप्रैल का हो गया, ये मई का हो गया, ये जून का हो गया, ये जुलाई का, कंटिन्यू हर महीने ये स्टॉक ऊपर ही गया है। क्यों गया है? क्योंकि कोविड के टाइम से ही तो हमारा ये प्लेटफॉर्म चालू हुआ है जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, है ना। जैसा कि योगेश भैया ने भी आप लोगों को बताया कि डिजिटल पेमेंट का, कहीं भी आप 10 रुपए की चाय पीते हो, 5 रुपए भी पे करना है, तो आज की डेट में, मेरी तो शुरू से ही आदत नहीं रही है, लेकिन अभी आप लोगों को बताऊं, मैं पर्स अपने पास रखता ही नहीं हूँ। कहीं भी 5 रुपए का भी पेमेंट करता, हर जगह आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है। और वो ऑनलाइन पेमेंट का जो गेटवे होता है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंटिन्यू इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट में अभी बहुत अच्छा ट्रेड कर रही है और ये हमें अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक हमारा ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकली एक चीज़ और देखें हम कि ये एक प्रकार का कुछ बन रहा है। क्या बना हुआ भैया? क्या बन रहा है? ये अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कुछ बन रहा है। कमेंट करके बताओ जरा क्या बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती ना, तो क्या कहते हैं इसको, चूँकि गांव वाला हूँ, है ना, तो मेरे को ये सारी चीज़ें आती नहीं है। क्या कहते हैं इसको? ABCD, है ना। तो ये देखिए, ये डब्लू जैसे कुछ बन रहा है। अब डब्लू तो बना है, तो डब्लू बनेगा तो ऊपर ही जाएगा। चूँकि यहाँ से आया है तो इसका फर्स्ट टारगेट हम क्या कह सकते हैं? इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है 40 रुपीज़ का। सेकेंड टारगेट फिर आपका ये जो लास्ट 60 से रिटर्न हुआ है, ये सेकेंड टारगेट हो सकता है। उसके बाद में और ऊपर जाने की संभावना रखता है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए ये नहीं है, हालांकि शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे तो अभी बहुत बढ़िया मूवमेंट कर रहा है ये। अब चलिए एक बार हम इसको कहाँ देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में। ऐसी टाइम फ्रेम हम थोड़ा सा घटाते जाएंगे और ये हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी यहाँ पे उठापटक इसमें चल रही है। कहाँ तक चल रही भैया? ये आपको चल रही है अगस्त महीने तक। 2023, अगस्त 2023 से जो बढ़ना चालू हुआ है, और इसने स्टार्टिंग कहाँ से किया? ये 12-13 रुपए से उठ के आज ट्रेड कर रहा है 26 रुपए में, है ना। कंटिन्यू मतलब आपको अगस्त 2023 से कंटिन्यू आज जनवरी 2024 तक कंटिन्यू मार्केट में ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। अब थोड़ा बहुत तो देखिए कंसोलिडेशन करेगा। क्यों करेगा भैया? क्योंकि टेक्निकली कोई भी स्टॉक हो, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग का कुछ भी हो, तो हम लोग, आप जानते हो ना, हम क्या करते हैं, हम डंडा हर जगह खींचते हैं। ये डंडा हर जगह चलता है ना, फ्लैग पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, झंडे का डंडा। तो आप देखो ये ऐसे धीरे धीरे करके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो देखो, पहला कहाँ पे रुका? यहाँ पे रुका, एक मूवमेंट किया। दूसरा यहाँ पे रुका, दूसरा मूवमेंट किया। तीसरा यहाँ पे रुका, फिर ये मूवमेंट किया। अब यहाँ पे रुक के फिर वापस से मूवमेंट किया। तो आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में ये तो समझ में आ गया कि अगर ये मूवमेंट करता है, एक हफ्ते 2 हफ्ते ऊपर साइड मूवमेंट करता है, तो दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में क्या करता है? कंसोलिडेशन करता है। तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे आगे इस तरह का फ्लैग पैटर्न बनाए और ये फिर इसके बाद ऊपर जाए, है ना। अब देखिए आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से कहाँ समझ में आएगा? डेली टाइम फ्रेम में। तो हम इसको चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अब देखो आप डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। आप अगर इसको यहाँ से जितना चार्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, तो देखो आपको एक यहाँ पे लाइन दिख रही होगी जो कि आ रही है 20 रुपीज़ के आसपास। ये इसका 20 रुपीज़ या 29 रुपीज़ का क्या है, एक रिजेक्शन मान सकते हैं। और अभी ये रिटर्न कहाँ से हुआ है? ये हुआ है 27 रुपये 55 पैसे से, है ना। रिटर्न हुआ है 26.5 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है, ठीक। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं, आप यहाँ पे भी देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। ऊपर हमारी रेजिस्टेंस लाइन कहाँ आ रही है? 29 रुपये समथिंग में। अब यहाँ पे देखो आप कंटिन्यू, जो आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में सिखाता हूँ कि हमारी जो 30 वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन भैया? EMA की 30 वाली लाइन,
मतलब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की 30 वाली लाइन के ऊपर ऊपर अगर मार्केट या कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है दैट मीन्स वो अभी बुलिश है। आप देखो कंटिन्यू यहाँ से ये सितंबर से ये अगस्त से ऊपर जाना चालू किया है, तो ये एक बार ऊपर जाता है, फिर ये हमारे 30 वाली लाइन के पास आके सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे सपोर्ट लेता है 30 वाली लाइन के पास, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है 30 वाली लाइन के पास, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ सपोर्ट लिया 30 लाइन पे, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया 30 वाली लाइन पे। इसको देख के आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए। अब ये ऊपर गया है, ट्रेंड क्या है आपको समझ में आ गया, इसका पैटर्न क्या है वो भी समझ में आ गया। अब ये ऊपर गया है तो हमारी 30 वाली लाइन धीरे धीरे ऊपर जाएगी। अब ये ऐसे पलट के एक बार नीचे आएगा ऐसे, और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ऐसे, तब ये जाके क्रॉस करेगा आपके ये जो रजिस्टेंस है हमारा 29 रुपीज़ का, 29 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है या एक बार और पलट सकता है। अगर पलटा तो फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट लेगा 26 रुपये या 25 रुपये पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक, एक तो ये हो गया आपका पहला कंफर्मेशन हमारा 30 EMA की लाइन, 30 EMA की लाइन। ठीक है, अब 30 EMA की लाइन के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिख रही होगी। क्या दिख रही भैया, हम जो चौपाल स्ट्रेटजी बनाते हैं या जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, आप ये भी देखो कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही ये चल रहा है, ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये वीक तब होगा या थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे आएगा तब जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा या हमारी 30 वाली ये EMA की 30 वाली लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए, अगर मुझे कोई कहे कि आप इसको बाय करोगे, हाँ मैं बाय करूँगा, लेकिन कब बाय करूँगा, जब ये एक बार और आके नीचे यहाँ कहीं 23 या 24 रुपए में, चूँकि अभी 26 पे चल रहा है, 23 या 24 रुपए में आके सपोर्ट ले लेगा। जैसे ही सपोर्ट ले लेगा और ऊपर जाने के लिए जैसे ही वो होगा वैसे मैं यहाँ पे इसको बाय कर लूँगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ये ऐसे करके देखें तो ये भी है कि ऊपर साइड का व्यू तो बना रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, बाय कहाँ करना है, सपोर्ट पे। हमेशा ध्यान रखना, आपको चाहे स्टॉक बाय कर रहे हो चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सपोर्ट के आसपास बाय करना होता है, ना कि जब वो टेक्निकल में कैंडल ऊपर चली गई हो। ठीक, अब ये कंटिन्यू यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसने यहाँ से 1 जनवरी से, आज तारीख है 13 जनवरी, मतलब 1 जनवरी से लेके कंटिन्यू ये ऊपर ही ऊपर जाता रहा है और बहुत अच्छा मूव किया है। अब इसको चाहिए क्या, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेशन करके वापस ये पुल बैक या रिटेस्ट कर ले हमारे ट्रेंड लाइन को या 30 वाली लाइन को, रिटेस्ट करके जैसे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वैसे ही हमारी एंट्री यहाँ बन जाएगी। ये ध्यान रखना, ये हो गया आपका टेक्निकल। अब अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले चल के देखते हो तो वहाँ चीज़ें और आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हम अगर देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी भैया, देखो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू हमारे 30 वाली लाइन को टेस्ट कर रहा है, और आपको हर एक क्लास में बताता रहता हूँ, हालांकि वो मैं ऑप्शन वाले उसमें बताता हूँ। ठीक है ना, तो क्या बताता हूँ कि जब भी कभी कैंडल्स इस 30 वाली लाइन को चूमती हुई या उसके आसपास टकराती हुई और उसके ऊपर ट्रेड करे दैट मीन्स मार्केट बुलिश है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्टॉक है इन्फीबीम वो बुलिश है। ठीक है, तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो, बट दिस इज नॉट माई सजेशन, डिसीजन इज योर्स। और डिसीज आप लोगों को इन्वेस्ट करने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही हमारा कोई पेड कोर्स है, और ये तो आप लोगों को बाय करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपका डिसीजन है,
ये सिर्फ हमने टेक्निकल और फंडामेंटल यहाँ पे एनालिसिस किया है। जो हमको चीज़ें समझ में आई वो आप लोगों को हमने यहाँ पे बताई, ठीक है। तो इस तरह के पर डे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे गांव वाला चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और कमेंट और लाइक के लिए तो देखो अच्छा लगेगा तो आप लोग करोगे ही, है ना। और एक नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यूट्यूब में नीचे, उस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अभी आप लोगों को ये यूट्यूब जैसे लाइव ख़त्म होगा वैसे ही आप लोगों को गूगल मीट में जुड़ जाना है। गूगल मीट में जुड़ेंगे तो जो स्टॉक अभी आप लोगों को यहाँ पे जिसका एनालिसिस बताया गया है उसके बारे में हम वहाँ पे डाउट्स क्लियर करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल होगा, आपके क्वेश्चन फंडामेंटल से रिलेटेड होंगे तो योगेश भैया क्लियर करेंगे, और अगर टेक्निकल कुछ रहा तो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यूट्यूब में यहीं तक। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। लाइव सेशन मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है।